नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम बात करेंगे। थोड़ा विवाद वाला विषय है, थोड़ा डिबेट है। काफी पक्ष विपक्ष, कुछ ऐसा रिश्ता होते हैं जो रिश्ते कई बार समझ में नहीं आते रिश्ता कैसे होते हैं। कुछ रिश्ते कुछ छुपाए जाते हैं, कुछ रिश्ते खुल्लम खुल्ला होते हैं। तो ऐसे बीमारियों में भी ऐसे ही होते हैं कि बीमारियां का कई पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कैंसर हुआ और भी कई हार्ट डिजीज वगैरह, इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। कई इसके एक एक किसी के कई आशिक भी हो सकते हैं। तो किसका रिश्ता तगड़ा है, किसका रिश्ता कमजोर है, किसका कोई रिश्ता नहीं है, ये जैसे जीवन में बताना मुश्किल हो जाता है, ऐसे बीमारियों में भी ऐसा रहते हैं। पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक डिजीज है, और क्रॉनिक डिजीज में आज हम बात करेंगे कैंसर का। अभी क्या है, अमेरिका में, यूएसए में सीनेट के इंक्वायरी चल रहे हैं कोविड के ऊपर। कोविड के ऊपर सीनेटर रॉन जॉनसन वो इन चेयर कर रहे हैं, और कई एक्सपर्ट विटनेस को बुलाए जा रहे हैं। कई ऐसे विटनेस है जिनको कि महामारी के टाइम ब्लॉक कर दिया गया था। साइंस में हमेशा डिबेट होना चाहिए, विवाद होना चाहिए, दो पक्ष को सुनना चाहिए। साइंस में क्या, हर ह्यूमन अफेयर में आप देखें, कोर्ट में भी एक प्रोसिक्यूशन लॉयर होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है। डिफेंस लॉयर नहीं भी होता, किसी मुजरिम के पास डिफेंस लॉयर दिया जाता है। तो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी उसी को कहते हैं। और महामारी के दौरान आपको मालूम है कि एक तरफा ही सुना गया था, कोई विपक्ष बात ही नहीं कर सकता। ये एक प्रकार से तानाशाही था। हो सकता है कई, मैं जैसे कहा कि सब रिश्ते को क्लियर नहीं रहते हैं, पर इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जैसे हम अंदाज लगाते हैं कि इसके साथ हम आपके हक है कौन, या जहां हम जाते हैं तुम चले आते हो, तो कोई एसोसिएशन हम पहले सोच सकते हैं। जिंदगी के रिश्तों में भी और बीमारियों के रिश्तों में भी, कॉज इफेक्ट जिसको कहते हैं, तरीका कॉमन सेंस है। और कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जब ये कोविड के जो वैक्सीन रोल आउट हुए, ये थोड़ा नया टेक्नोलॉजी से हुआ इस बार, जीन टेक्नोलॉजी से। जीन टेक्नोलॉजी, अननोन टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, तो इसको और अच्छे से पूरा देखना था, 360 डिग्री देखना था। पर एक तरफ तो देखा ही नहीं जा रहा था कि इसके कुछ दुष्प्रभाव तो हो नहीं सकते, होने भी नहीं चाहिए, होंगे भी तो उसको छुपाया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाएगा, ये एक नैरेटिव फैलाया गया था। और बहुत जल्दी से सब कुछ किया गया था इमरजेंसी में। और जहाँ तक कि थोड़ा भी आप उंगली नहीं उठा सकते हो, और ये अनसाइंटिफिक है, ये तानाशाही है। अब बाद में पता चले कई, एक चीज तो क्लियर हो गया कि ट्रांसमिशन रुका नहीं। और कई ऐसे ग्राफ्स है जो बताते हैं कि मास वैक्सीनेशन में इतना नहीं फर्क पड़ा जितना कि पहले उम्मीद था। सबसे बेहतर है तो अफ्रीका का है कि 5% से कम लोगों को टीका लगा और कोविड का ज्यादा प्रकोप नहीं हुआ, कंपेयर टू जहाँ पे बूस्टर्स लगे, ये लगे। तो अभी फिक्र है कि जो कंट्रीज में बहुत सारे टीके लगे और बहुत सारे बूस्टर्स लगे, वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने चिंता प्रकट किया कि कैंसर के रेट्स बढ़ गए। ये तो खैर कुछ इंडिविजुअल साइंटिस्ट है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एक हम बताएंगे, उनका वीडियो भी हम बताएंगे, उनका टेस्टिमनी बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि वहाँ इंक्वायरी चल रहा है सीनेट में, तो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। 3 तारीख से चालू हुआ, तो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो वो रिकॉर्डिंग हम बताएंगे। आज कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कई चीज़ों का टेस्टिमनी है कि वैक्सीन का, जो कोविड वैक्सीन का दुष्प्रभाव हार्ट के ऊपर क्या, मायोकार्डाइटिस, ये तो कई ऐसे आए, क्लॉट्स आए, ये है। जैसे वैक्सीन विड्रॉ भी करना पड़ा एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को।
तो तो आज कैंसर के ऊपर कई लोगों ने चिंता प्रकट किया, क्योंकि इसके कई मैकेनिज्म भी है और कुछ डेटा भी आए थे। और जो एंगस डगलिस है, वो 50 साल का एक्सपीरियंस है उनका, ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट। वो बोलते हमने अपने लाइफ में ऐसे नहीं देखे जो हमने वैक्सीन रोल आउट के बाद देखे, जिन लोगों का कैंसर बिल्कुल दब गया था, मेलानोमा जो स्किन कैंसर, पूरा रेमिशन में थे, हमने हफ्ते में कई केसेस को एग्रेवेशन होने में देखे, फैलने में देखे। और यंग एज में हमने कैंसर देखे, हमारे कलीग्स ने कैंसर देखे, जो हमने 50 साल के लाइफ टाइम में नहीं देखा था। तो ये एक सिग्नल है, इसको हम। और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, जो उनके कैंसर इंस्टीट्यूट वगैरह अमेरिका के, वो कहते नहीं, ये क्या है कि कोविड के टाइम मिस हो गया डायग्नोसिस, इलाज नहीं हुआ, वो वजह है। वो हो सकता है, वो भी वजह है, पर जांच तो करना चाहिए, सोचना तो चाहिए। और एक स्टडी कोरिया से आया है, बहुत बड़ा स्टडी है, साउथ कोरिया से। 8 मिलियन डेटा सेट में किया है उन्होंने, और फॉलो अप किया 2021 से, जब से वैक्सीन रोल हुआ, टू 2023। तो 1-2 साल का जो भी फॉलो अप पीरियड है। तो उन्होंने देखा कि जो लोग ने वैक्सीन लिया, ये बहुत अच्छा रहता है कि एक ने वैक्सीन लिया, एक ने लिया, उनको फॉलो अप किया पूरा डिनोमिनेटर के साथ। तो उन्होंने देखा कि उस स्टडी में जो पाए हैं इन्वेस्टिगेटर्स ने, कि कई कैंसर के रेट्स बढ़ गए जिन्होंने वैक्सीन लिया, कंपेयर टू जो है वैक्सीन। वो पॉपुलेशन लेवल डेटा है, 8 मिलियन का काफी बड़ा सैंपल है। अब उसके भी विपक्ष में लोग बोलते हैं कि नहीं, उसमें कई गलतियां है, रिकॉर्ड है, ऑब्जर्वेशन है, वो है। तो हर स्टडी में कमियां रहती है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में हर रिश्ते में हम कई बार खुद ही नहीं समझ पाते क्या रिश्ता है, बाकी लोग क्या समझेंगे। पर इसका स्टडी तो होना चाहिए ना। और हमारे कंट्री में तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, 100 करोड़ को दिया है, तो बहुत डेटा डिविडेंड हो सकता है। तो ऐसा डेटा सेट हमारे से भी कर सकते, जैसे साउथ कोरिया ने किया। अब हमको पता चलना है। अब ये कहेंगे लोग कि अभी रात गई बात गई, अभी तो कोविड हो गया, अभी क्यों ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है उठाना, क्योंकि mRNA वैक्सीन के प्लेटफॉर्म में दूसरे वैक्सीन डेवलप होने वाले हैं। सभी जितने वैक्सीन आएंगे, जो जिस हिसाब से गति चल रहा है, विज्ञान का गति चल रहा है, वैक्सीन साइंस का चल रहा है, कि mRNA टेक्नोलॉजी आएगा वैक्सीन। अभी जैसे इबोला का चल रहा है, आउटब्रेक चल रहा है, DRC कौन, उसके लिए ये तैयार हो रहा है, बुंडी बुगिया स्ट्रेन के लिए mRNA वैक्सीन। और ये वाला भी वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, जो DNA, जिसमें एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड बना था, उसमें भी दुष्प्रभाव हुए थे। और mRNA टेक्नोलॉजी अभी सभी वैक्सीन में आएंगे। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना चाहिए। और इसीलिए जो अभी इतना ज़्यादा शायद कभी नहीं लगेगा जितना कि महामारी के टाइम जितने लोगों को कोविड वैक्सीन लगा है, या mRNA वैक्सीन लगा, या वायरल वेक्टर वैक्सीन लगा, वो दोनों जीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये एक, कुछ तो साइंटिस्ट कहते हैं ये वैक्सीन नहीं, ये जीन थेरेपी है। ये हमारे सेल के साथ इंटरफियर करता है, हमारा DNA अल्टर करता है। वो एक पक्ष है, मतलब दूसरे विपक्ष बोलते नहीं ऐसा नहीं है वो। इसलिए मैं कह रहा कि ये बहुत हीटेड डिबेट चल रहा है, बड़ा गर्मा गर्मी से इसका विवाद चल रहा है। तो इसका ठीक से ये, और यहाँ तक कि सीनेट हियरिंग का जो टॉपिक है, वो कहते हैं कि ये सप्रेशन भी किया गया है, पूरे 5 साल में साइंस को सप्रेस किया है, दूसरे पक्ष को सुनने नहीं दिया, उसके ऊपर पूरा हियरिंग हो रहा। और अभी ऐसे विटनेस सामने आ रहा है जिनको बोलने नहीं दिया था। और जैसे एंगस डगलेस है, इनकी उम्र 75 साल के भी ऊपर है, प्रोफेसर एमिरिटस है, वन ऑफ द लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के है वो। उनको अभी कोई हितों का टकराव नहीं है, वो ऐसे लोग ही करेक्ट बोलेंगे, और वो कह रहे हैं, उनका हम रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे, आप ही खुद देख लेंगे। क्योंकि ये, मैं सोचा ये डिबेटेबल टॉपिक है, तो हम खाली कमेंट्री करेंगे, टिप्पणी करेंगे, आप खुद एविडेंस देखें। और हम स्क्रीनशॉट बताएंगे, जो कि उसका सीनेट हियरिंग में, उसका आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उसमें आप खुद भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कई बड़े बड़े विटनेसेस हैं, और दोनों तरफ से सुन रहे हैं, दूसरा पक्ष को भी सुना जा रहा है। ऐसे होना चाहिए साइंस, ऐसे हमारा कंट्री में भी होना चाहिए। इतना बड़ा कंट्री है, इतने साइंटिस्ट है, इतने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिगड़ डर के करना चाहिए, पर अभी बिगड़ डर के साइंस अभी हो ही नहीं रहा है। कैरियर इतना इन्वॉल्व है, इतना कंट्रोल है, जो लोग ने, उन्हीं लोग इन्वॉल्व है
सभी टॉप साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। हो सकता गलती से वो डिसीजन लिया है या अभी इनकार करने में तो हो सकता है, पर हमको ये देखना है कि फ्यूचर वैक्सीन में भी अगर एमआरएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो इसमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और कुछ चार मैकेनिज्म भी ऐसे अलग अलग पेपर्स भी है जो एंगस डगलिस ने बोला है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो कि अंग्रेजी बोला उन्होंने, इंग्लिश। तो मैं पहले से बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला है, और कुछ मैं स्लाइड्स भी बता दूंगा। उन्होंने बोला है कि मैकेनिज्म के ऊपर भी, क्योंकि वो काफ़ी बड़े डॉक्टर ही नहीं है कैंसर के, वो रिसर्चर भी रह चुके हैं, वायरोलॉजिस्ट भी है, इम्यूनोलॉजिस्ट भी है, कैंसर स्पेशलिस्ट है। और ये सब का लिंक है, इम्यूनोलॉजी और कैंसर का लिंक है। जैसे हमारे को हमारा शक्ति, बॉडी का जो शक्ति है, इम्यूनिटी, टी सेल है और एंटीबॉडीज है, टी सेल है। जैसे ये कोई फॉरेन फोर्स से लड़ता है, ऐसे कैंसर सेल से भी यही लड़ता है। टी सेल फंक्शन होता है। वो हमारे बॉडी में बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन सेल्स होते हैं, कुछ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कैंसर सेल कह सकते हैं, उसको हटा देता है बॉडी। तो वो कहते हैं कि ये जो जो लोगों ने वैक्सीन लिया है, बूस्टर के ऊपर बूस्टर लिया है, उनका थोड़ा टी सेल फंक्शन ये हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो टी सेल अपना काम नहीं करता, जिसका काम है कि कैंसर सेल से भी लड़े, जो नए नए एबनॉर्मल सेल बनते हैं। क्लियर? तो तो टी सेल टॉलरेंस हो गया, वो कहते हैं टॉलरेंस में टॉलरेट कर रहे हैं। जैसे कोई कमजोर हो गया है मास्टर जी, वो बच्चे हल्ला कर रहे हैं, वो चुप नहीं करा पा रहा है। जो कंट्रोल रहता है तो वो ऐसे एलिमेंट्स को अलग कर देते हैं, टी सेल्स। तो ये टी सेल टॉलरेंस बताया। कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि जो एमआरएनए वैक्सीन थे वो जाके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चले गए और डीएनए को ये कर दिया, डीएनए के साथ सेल का छेड़छाड़ किया, ऑन्कोजीन बन गया। ये एक मैकेनिज्म है। फिर कुछ कहते हैं कि जो एमआरएनए में नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल किए थे, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल, वो इन्फ्लेमेटरी एक्शन किया, वो इरिटेशन किया कि जो कैंसर के जो डॉर्मेंट सेल्स है उनको इन्फ्लेम करके एक्टिवेट कर दिया। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म बताएं कि एमआरएनए वैक्सीन का मतलब। एक तो होता है डेटा, अभी बिग डेटा सेट है कोरियन स्टडी का। उन्होंने पाया कि जो लोग लिया उनके 1-2 साल में कैंसर ये बढ़ गए। खैर विपक्ष वाले बोलते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से ये जो भी है वो, पर हमको एक्सप्लोर करना चाहिए ना आगे, और फॉलो करो। अभी आपके पास डेटा सेट है, 3 साल, 4 साल, 5 साल फॉलो करो। सभी कंट्री को करना चाहिए, छोटे छोटे कंट्री कर रहे हैं, साउथ कोरिया। तो ये एक पॉपुलेशन लेवल। फिर क्लिनिकल लेवल डेटा है। क्लिनिकल लेवल डेटा ये एंगस डगलिस खुद कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बाकी क्लिनिशियन बोलते हैं नहीं इसका कोई एविडेंस नहीं है। वो बोलते हैं वो क्लिनिशियन ने पूछा भी नहीं है अपने पेशेंट से, कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, उन्होंने पूछा, वैक्सीनेशन हिस्ट्री नहीं रिकॉर्ड किया उन्होंने, कितने डोज लिए, कितने, जो कि एंगस डगलिस ने किए। और उन्होंने पाया कि इसके साथ आ रहे हैं बूस्टर जिन्होंने लिए उनके कैंसर बहुत जल्दी फैल रहे हैं। ये इनका ही स्टेटमेंट है, मैं इनका रिकॉर्डिंग बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये हम ये करेंगे, आपको बताएंगे कि ये हम खाली सामने रख रहे हैं। अपना यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहता है। और हमको खुद खेद होगा कि अगर ऐसा हो गया है, इतना मास वैक्सीनेशन हो गया, इतना ये इसके अगर, पर हमको ये है कि फ्यूचर में और नहीं बनना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि ये फॉलो अप, वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड में डेटा सेट फॉलो अप करना चाहिए, लॉन्ग टर्म मॉनिटर करना चाहिए, और इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए। इंडिपेंडेंट और पब्लिक डोमेन में रखे कि इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। और अमेरिका में अच्छा हियरिंग हो रहा है, अब जो भी ये हो, कम से कम हियरिंग तो हो रहा है। तो हम कुछ स्लाइड्स आपको बताते हैं जो हमने बनाए हैं, सो दैट आप डगलिस का ये समझ पाए। तो ये तो हम पूछ रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन और कैंसर पर गर्मा गर्म बहसें चल रही है, बहस डिबेट, अच्छा बात है। जितना डिबेट स्ट्रांग होता है उतना साइंस स्ट्रांग होता है। तो ये तो कोरियन स्टडी है, 1 year risk of cancer associated with COVID-19 vaccination, a large population based cohort study in South Korea। ये 2025 को पब्लिश हुआ। ये 8 मिलियन के ऊपर पॉपुलेशन था, उनको फॉलो किया।
फिर ये छोटे से जो इनका मेन पॉइंट्स ये हैं, ऑन्कोजेनिक सार्स हैज बीन प्रपोज, रियल वर्ल्ड डेटा ऑन कोविड-19 ऑन वैक्सीनेशन। तो ये लार्ज स्केल किया था इन्होंने 8 मिलियन के ऊपर, 8,404,849, तो करीब 8 मिलियन के ऊपर 2000। और कोरिया नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस डेटाबेस, और वो जो पॉपुलेशन था वो कैटेगराइज किया दो ग्रुप में, कोरोना ने वैक्सीन लिया, जो लोग ने वैक्सीन नहीं लिया। ये इस टाइप के स्टडी करने चाहिए, हमारे सब डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा होना चाहिए, और इनको आगे फॉलो किया। तो इन्होंने क्या क्या पाया कि कैंसर रेट्स बढ़ गए, रिस्क किस टाइप के कैंसर, जो डीएनए वैक्सीन जो लिए थे जैसे एस्ट्राजेनेका कोई, उसमें थायराइड, गैस्ट्रिक, कोलोरेक्टल, लंग एंड प्रोस्टेट कैंसर। और एमआरएनए वैक्सीन में थायराइड कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और ये सब रेट्स बढ़ गए। और एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि इनके स्टडी में पाया गया एसोसिएशन बिटवीन कोविड-19 वैक्सीनेशन और कैंसर इंसिडेंस बाय एज से। फर्दर रिसर्च इज नीडेड, उन्होंने कहा कि रिसर्च चाहिए वेदर वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज में भी ऑप्टिमल फॉर पॉपुलेशन इन नीड ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इस टाइम तो कोविड-19 वैक्सीन का ही बात किया, पर हमको बताया, जैसे हमको फिक्र है कि दूसरे वैक्सीन भी हमारे प्लेटफॉर्म में बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो जो कैंसर इन्होंने बताया कोलोरेक्टल, ये एंगस डगलिस भी अपने स्टेटमेंट में बताएंगे, आप सुनेंगे उनको। तो ये यंग पेशेंट में देख रहे हैं। और ये सीनेट हियरिंग का ये टाइट चल रहा है, ये टॉपिक है परमानेंट सब कमेटी ऑन इन्वेस्टिगेशन प्लॉजिबल मैकेनिज्म ऑफ कोविड-19 इंजेक्शन कॉजिंग कैंसर एंड अटैक्स ऑन साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड रिसर्च। ये जो सीनेट में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कई लोगों ने शिकायत किया है, कि पहली बार शिकायत किया है कि एक तो एसोसिएशन दिख रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन और कैंसर से, और दूसरा जो लोग ये एसोसिएशन दिखा रहे हैं उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं ऑन साइंटिफिक पब्लिकेशन, उनके पब्लिकेशन को दबाए जा रहे हैं और उनके रिसर्च को दबाए जा रहे हैं। ये 3 जून का है, और 2:30 बजे सीनेट बिल्डिंग कहीं, तो ये चल रहा है। और ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इधर उधर से, जो कि एंगस डगलिस बोलेंगे कि क्या हो सकता है कि इम्यून सिस्टम में चेंज आ जाता है ओवर वैक्सीनेशन से, बूस्टर से। रिपीटेड एमआरएनए डोजिंग, एक के बाद एक आप डोज दिए जा रहे हैं, वो इम्यून डिसफंक्शन करता है, हमारा जो बचाव शक्ति है, इम्यूनिटी, सच एज अल्टर टाइप 1 इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इंपॉर्टेंट है कैंसर से भी बचने के लिए और कोई इन्फेक्शन। टाइप 1 इंटर क्रिटिकल रोल हाउ द बॉडी नेचुरली सप्रेसेस ट्यूमर्स, कैंसर को दबाता है। सप्रेसिंग दिस पाथवे कुड अलाउ डॉर्मेंट माइक्रोमेटास्टेसिस टू रिज्यूम ग्रोथ। अगर आप इस इम्यूनिटी को छेड़छाड़ हो जाता है मल्टीपल डोज के साथ, क्योंकि दोनों इम्यून सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो ये एंगस डगलिस भी कहते हैं। दूसरा मैकेनिज्म कहा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, जिसको छेड़छाड़, जिससे क्या लिपिड नैनो पार्टिकल वो यूज होता है एज अ कैरियर ऑफ वैक्सीन, तो उससे कहता है एक प्रकार से क्रॉनिक ये होता है, इरिटेशन है, घिसना किसी को। A well established driver that can alter microenvironment surrounding stable or minimal residual disease, potentially promoting tumor growth। तो ये भी कैंसर को एग्रेवेट कर सकता है। तीसरा है ये प्रोलॉन्ग स्पाइक प्रोटीन, वो एक हमेशा फिक्र रहा है, शुरू से कई साइंटिस्ट ने बोला, जो ये बॉडी स्पाइक प्रोटीन बताता रहता है, वो सेलुलर माइक्रो आरएनए, और ये इससे क्या है, सॉलिड ट्यूमर और हिमेटोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, तो ये स्पाइक प्रोटीन एक्टिवेट कर सकता है ट्यूमर्स। ये एक हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं है, ये कुछ 3-4 इन्होंने मेथड। और एक डीएनए इम्प्यूरिटीज, ये रेजिडुअल जो वैक्सीन में कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स मिले कभी कुछ लोगों को, और ये कहते हैं कि ये डीएनए जीनोमिक इंटीग्रेशन लीडिंग टू कैंसर। और ये डगलिस साहब ने तो ये भी बोला है, प्रोफेसर एंगस डगलिस ने, कि एमआरएनए भी कई बार न्यूक्लियस में जाके डीएनए ये कर सकता है मॉडिफाई। तो ये हम ये थे। और अभी हम आपको बताएंगे, आपको अभी ये आपको अभी ये आप अभी इसमें
अभी आप एंगस डगलिस को सुनिएगा, उनका रिकॉर्डिंग उन्हीं के वर्ड में सुनिएगा, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जो आप समझ सके। तो आप उनको सुनिए, फिर उसके बाद आगे का। Pioneered the immunotherapy of cancer. He is known for his work on HIV and cancer and received the Joshua Lederberg Prize in 2011 for his work developing cancer treatments. He has been the principal of the Institute of Cancer Vaccines and Immunotherapy since 2000 and a consultant in general medicine, immunology, virology, and oncology since 1986. And by the way, these are very abbreviated biographies. I mean, each one of these individuals on both sides have much larger biographies that you should take a look at, but I forced them to abbreviate it. Dr. Dalgleish. Thank you very much for asking me to give evidence on this. I'd just like to point out that I have done, as you say, I've been in cancer immunotherapy. I've been in cancer immunotherapy for over 3 decades, and I have made big advances in the treatment of cancer with immunotherapy. So this sets the scene that I became aware in early 22 of my patients who'd been stable for years, do mainly melanoma patients. They'd had several different types of immunotherapy. And in 6 weeks, I saw 6 patients relapse with melanoma. They'd been stable for 3 to 18 years. They felt well apart from the relapse. And being investigative, I asked, what was the thing that was common? And the thing that was common is they'd all received a booster vaccine from their general practitioners. Now, I know that these cancers are totally controlled by the T-cell response, so I immediately suspected the T-cell response was being perturbated by the cancer. And initial investigations showed that this was likely to be true. However, there was then a paper published by some doctors in Madrid, which, and I quote, the paper is called "The Evidence of Exhausted Lymphocytes After the Third Anti-SARS-CoV-2 Vaccine Dose in Cancer Patients." I mean, this was absolutely staggering that they showed across hundreds of patients that you get this T-cell suppression. Hard on the heels of this were then numerous reports that following the booster vaccine, we were getting IgG immunoglobulin switching, so you converted the immune system from being aggressive fighting invaders to one of tolerization. So therefore, the immune system was tolerating the cancer, and this was the reason that we were starting to see it. However, it is important at this stage to say that we were getting reports after I first reported this of other cancers. And my initial observation that this was all due to T-cell suppression started to fade into the perspective that other actors were at work with the vaccine, as it were. Colorectal cancer was being reported by my patients, by my fellow surgeons, as presenting late, stage 4, not stage 1 or 2, and early in patients in their 20s and 30s and 40s in a way that we have not seen before. And then in my own practice, as I was looking for patients who'd had other cancers, I noticed that they too had had booster vaccines, and I list them in my report. They go from everything from the common cancers, from breast, prostate, etc., and all the way through to some really unexpected ones, including glioma, and more recently, hematological malignancies. Now, looking at the literature as to why this could be, and I'm involved in 2 big publications. One's been accepted prior to changes, and this shows that there are remarkable at least a dozen mechanisms where messenger RNA can insert into the DNA and activate oncogenes, and more importantly, and especially the long term, they can suppress
the suppressor networks, which means if a cancer is starting to evolve, it would normally be maintained, controlled, and this mechanism is being prevented. And the number of people who've shown this is quite enormous. So as an oncologist, who I'm starting to see that it's not only my patients now, it's people I know really well who are going down with cancer, and they're going down more aggressively, and the treatment is not working nearly as well. And I'm used to people saying, oh, there's no evidence that cancer's increasing and that there's anything to do with the vaccine. But I can assure you from the patients that I have seen that many have seen a dozen doctors before. Not one of them has ever asked the vaccine history. So, of course, they see no evidence. And my full detailed research into the messenger RNA vaccines, and I was on the scientific board of a company claimed to be the messenger RNA vaccine company for 5 years and left 8 years ago. So I know a lot more than the average clinician. And myself and others feel that there is no way you can control this technology, and its use for future vaccines should be banned, and the COVID ones stopped now. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार